Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farrukhudeen. पार्टनरशिप अकाउंटिंग की हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में। और सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में अब तक हम लोग 2 चैप्टर जो है वो माइंड अप कर चुके हैं। इसमें हमने सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्मेशन को देखा था, उसकी कंप्लीट सीरीज आपको कराई, उसकी कंप्लीट प्रैक्टिस पास पेपर्स के साथ, अपने क्वेश्चंस के साथ। फिर उसके बाद हम जो है वो पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे गए, वहां पर हमने इसकी कंप्लीट जो है वो सीरीज हमने कंप्लीट की। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्मेशन जो है और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मुख्तलिफ मेथड्स में होती है, मुख्तलिफ रेशोज के थ्रू होती है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें हमने कंप्लीट डिटेल में आपको जो है वो लास्ट 13 लेक्चर्स 14 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कराई। नाउ इट्स टाइम फॉर चैप्टर नंबर 3। इसी तरह से हम आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद हम लिक्विडेशन करेंगे, देन उसके बाद एडमिशन करेंगे। तो रिटायरमेंट को हमें अपने कवर करना है आज के सीरीज से। आज का इसकी तकरीबन 12-13 लेक्चर्स इसके भी इसी सीरीज में होंगे, वन बाय वन करके, लेसन बाय लेसन, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जो है वो लेसन्स जो है उसके सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह अगर आप ये सीरीज इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में वॉच करेंगे, मैं जब भी इसको पोस्ट करता हूँ प्रॉपर लेसन नंबर के साथ करता हूँ, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, ताकि आप जब इसको वॉच करें और इसको देखें तो सीरीज बाय सीरीज करें। और 15 मिनट्स की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि स्टूडेंट पहले एक सीरीज को देखें एंड देन उसके बाद एक लेक्चर को देखे, उसको सॉल्व करे, एंड देन उसके बाद अगले दिन या शाम में, अगर शाम में देख रहा है तो सुबह में उसकी नेक्स्ट सीरीज जो है वो वॉच करे, ताकि उसके जहन में पुरानी वाली चीजें भी जो है वो शामिल रहें। तो इसी तरह से हम इस चीज को लेके आगे चलेंगे। तो जनाब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पार्टनरशिप रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या होती है, किस तरह से होती है और इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और उसमें से आज हम इसका पहला मेथड करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दी टॉपिक। रिटायरमेंट क्या है जनाब, पहले से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन, अगर कोई पार्टनर अपने आप को बिजनेस से अलग करना चाहे, लीव करना चाहे, बिजनेस को हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहे, तो हम ये कहते हैं जनाब कि यहाँ पर पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है। वेन अ पार्टनर बाय विल, अपनी मर्जी से, आप किसी को फोर्स कर कर जो है वो नहीं निकाल सकते, दैट इज दी लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा ये, कि अगर आप किसी को लॉबी करके या किसी पर प्रेशर डाल के या किसी को गन पॉइंट के ऊपर कहें कि तुम बिजनेस छोड़ के चले जाओ, तो दैट इज दी क्रिमिनल लॉ, इस क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा ये। लेकिन अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से, अपने विल से बिजनेस से अलग होना चाहे, हमेशा के लिए जाना चाहे, और बाकी पार्टनर जो हैं वो बिजनेस को कंटिन्यू करें, तो उस वक्त जो है वो रिटायरमेंट का जो है वो सिनेरियो क्रिएट होता है कि हमने पार्टनर को उसके पैसे वापस करने होते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट होने के लिए 3 पार्टनर्स का होना जरूरी है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर 3 पार्टनर होंगे और एक पार्टनर छोड़ के चला जाएगा, तो इसका मतलब जो बाकी के 2 पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे, बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। अगर 4 हैं और एक चला जाएगा तो 3 पार्टनर बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। तो यहाँ पे चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन है, रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस। अगर सपोज कर लें बिजनेस के अंदर 2 ही पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर जो है वो चला जाए, तो फिर डेफिनेटली ये तो डिसोल्यूशन हो जाएगी, ये लिक्विडेशन हो जाएगी, बिजनेस हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो रिटायरमेंट के केस के अंदर, रिटायरमेंट के लिए ये चीज जरूरी है कि कम से कम पार्टनर्स की तादाद जो है वो 3 हो। अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज रिक्वायर्ड। अब क्योंकि पुराने पार्टनरशिप चला गया है, अब उसकी वो जो डीड जिसमें उसका नाम था वो अब हमें खत्म करना है, तो हम पुरानी डीड को जो है वो नल एंड वॉइड कर देंगे, खत्म कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे डीड को, और उसकी जगह पर एक नई डीड जो है वो फॉर्म होगी। A new partnership deed is required in case of retirement because the old deed is not dissolved and terms as dissolution of partnership। ठीक है जी, हमने लास्ट पीयूसी में पढ़ा था कि 2 चीजें होती है, एक होती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप जो होती है या जो फर्म होती है वो इंटैक्ट रहती है, सिर्फ पार्टनरशिप डीड डिसॉल्व होती है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर तो फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो डेफिनेटली पार्टनरशिप डीड भी डिसॉल्व हो ही जाती है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म जो है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, अब आपको एक नई डीड की जरूरत पड़ेगी, और जो 2 पार्टनर हैं बाकी, या 3 पार्टनर हैं बाकी, अगर 4 थे तो उनको एक नई डीड जो है वो साइन करनी पड़ेगी। पार्टनर्स के जो हैं वो जाने के क्या रीजंस हो सकते हैं। हेल्थ और एज इश्यूज, अगर पार्टनर ओवर एज हो गया है या उसके साथ कोई हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, तो उसमें तो कहता है जनाब अब मैं बिजनेस में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, तो मुझे जो है वो बिजनेस छोड़ के
जाना होगा। इसके अलावा उसके पास कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उसको पैसों की शदीद ज़रूरत है, कोई भी वजह हो सकती है, तो वो कहता है जी आप जो मेरा पार्टनरशिप में मेरा जो शेयर है उसको आप जो है वो मुझे वापस कर दें और मुझे आप जो है वो बिजनेस से रिटायर कर दें। इसके अलावा अब वो कोई और काम करना चाहता है, उसको इस बिजनेस के अंदर जो है वो इंटरेस्ट नहीं रहा, वो लेट सपोज कोई और अपना बिजनेस करना चाहता है या किसी और पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाहता है, ये बिजनेस अब उसको फ्यूचर के अंदर जो है वो इतना ज्यादा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, या फिर अगर चलता हुआ नजर आ रहा है तो उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा, तो वो कहता है कि जनाब अब मुझे किसी और बिजनेस का जो है वो हिस्सा बनना होगा। तो दैट मीन्स दैट कि आपने जो काम करना है वो आपने इन चीजों को सामने रखते हुए करना है कि आपके पास 3 पार्टनर्स होने चाहिए, 2 चले जाएंगे, एक चला जाएगा तो 2 कंटिन्यू होने चाहिए। अब पार्टनरशिप में ये तो हमारी कंप्लीट थ्योरी थी कि जनाब ये होती क्यों है, कैसे होती है और किस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। अब आते हैं इसकी कुछ प्रैक्टिकल चीजों की तरफ कि किस तरीके से पार्टनरशिप जो है वो आपके पास जो है वो रिटायरमेंट करने करेंगे हम लोग। तो पार्टनरशिप में हम मेथड्स जो यूज करते हैं रिटायरमेंट के, ये हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हमें किसी पार्टनर को जो है वो रिटायर करना पड़ता है। एक कहलाता है इक्वल इन्वेस्टमेंट मेथड। इक्वल इन्वेस्टमेंट मेथड के अंदर हमने जो है वो पार्टनर को उतने ही पैसे वापस करने होते हैं जितने के उसकी कैपिटल अमाउंट में उस वक्त अवेलेबल हैं। सपोज कर लें एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी और उसके कैपिटल के अंदर अभी भी 1 लाख रुपए मौजूद हैं, तो रिटायरमेंट के वक्त हम उसको वो 1 लाख रुपए जो है वो वापस कर देंगे, क्योंकि ये उसका हक है, ये उसका राइट है। जो पैसे उसके कैपिटल में मौजूद हैं ये उसकी एक तरह से क्लेम है बिजनेस के ऊपर, जो वो हासिल रखता है, जो अपने पास रखता है। मोर देन इन्वेस्टमेंट में हम उसको उसके कैपिटल से ज्यादा पैसे वापस करते हैं। यानी सपोज कर लें जनाब कि अगर एक पार्टनर जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है और हम उसको 1,10,000 रुपए दे रहे हैं, 10,000 रुपए उसको ज्यादा दे रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इट्स कॉल्ड मोर देन इन्वेस्टमेंट मेथड। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि भाई ज्यादा क्यों दे रहे हैं, तो इसको इंशाल्लाह जब हम इस टॉपिक की तरफ आएंगे तो वहां पर आपको बहुत डिटेल से बताएंगे कि किस वजह से जो है वो पैसे जो है वो ज्यादा दिए जाते हैं। और एक हो गया उसका जो है वो अपोजिट, कि अगर कैपिटल जो है वो उसकी 1 लाख रुपए है और हम उसको 80,000 रुपीज दे रहे हैं, कम पैसे दे रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी लेस देन इन्वेस्टमेंट मेथड। तो रिटायरमेंट जो है हमारे पास 3 तरह से होती है, इक्वल इन्वेस्टमेंट, मोर देन इन्वेस्टमेंट एंड लेस देन इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं जनाब इक्वल इन्वेस्टमेंट की तरफ कि इक्वल इन्वेस्टमेंट के अंदर हम कौन कौन से केसेस बनाते हैं। इसमें हमारे पास 2 केसेस होते हैं। एक कहलाता है हमारे पास सेल ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा हमारा कहलाता है पेमेंट ऑफ कैश। तो ये हमारे 2 मेथड्स हैं जिसके अंदर हम इक्वल इन्वेस्टमेंट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मोर देन इन्वेस्टमेंट में हमारे पास 3 केसेस होते हैं, गुडविल मेथड, बोनस मेथड और रीवैल्यूएशन मेथड। तो ये 3 केसेस जो है हमारे पास मोर देन इन्वेस्टमेंट के हैं। और इसी तरीके से लेस देन में हमारे पास 2 केसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड बोनस मेथड एंड रीवैल्यूएशन मेथड। इसमें गुडविल मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। सिनेरियो बन सकता है कि अगर पहले से कंपनी की गुडविल एग्जिस्ट करती हो और उसमें से आप उसको रिड्यूस कर दें, लेकिन अल्टीमेटली वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसको फिलहाल अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो जनाब हमारे पास टोटल हम लोगों ने 8 मेथड्स जो हैं वो इसमें सॉल्व करने हैं। एंट्री बेस्ड चैप्टर है, एंट्रीज ही एंट्रीज हैं और एक छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं। आखिर में जाके कुछ बैलेंस शीट्स आ जाएंगी जिनको आप रिवाइज बैलेंस शीट कहते हैं। तो ओवरऑल 3 जो है वो इसके पार्ट्स हैं, कंप्यूटेशंस शो करनी है, एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। ये पूरा चैप्टर इन 3 चीजों के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है। अब आपने इसको बहुत डिटेल के अंदर इन चैप्टर्स को जो है वो लेके चलना है। तो आइए जनाब पहला मेथड डिस्कस करते हैं, इक्वल इन्वेस्टमेंट मेथड। When a retiring partner is paid amount equal to that of its original investment, then this method is called equal investment method. जब आपने किसी पार्टनर को उसकी इन्वेस्टमेंट के इक्वल अमाउंट पे की है, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट थी 50,000 और आपने भी उसको 50,000 रुपए दिए हैं, तो हम ये बात कहेंगे कि यहाँ पर ये इक्वल इन्वेस्टमेंट मेथड है। दिस मेथड इज डन बाय 2 डिफरेंट अप्रोचेस। सेल ऑफ इंटरेस्ट, जो अपना पार्टनर है वो अपना इंटरेस्ट या अपना कैपिटल, अच्छा इंटरेस्ट इस चैप्टर में कैपिटल को कहा गया है कि जो उसका हिस्सा है, जो उसकी हिस्सेदारी है, वो जो है वो किसी दूसरे पार्टनर को, किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को या किसी नए पार्टनर को बेचकर चला जाए और उससे वो पर्सनली कुछ उनसे पैसे ले ले, पेमेंट ले ले। और इसी तरह से पेमेंट ऑफ कैश एंड इशूंस ऑफ नोट्स, कुछ पैसे आप अभी ले लें, कुछ पैसे आपको फ्यूचर में मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको नोट्स वगैरह इशू कर दिए जाते हैं। आइए इसका एक सवाल करते हैं, देन उसके बाद इसको आपको एक होमवर्क कराएंगे। अली अहमद एंड असद वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 1,00,000, 125 एंड 150, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल।
On January 1, 2015, Ahmed decided to retire from the business. Record the retirement of Ahmed and prepare revised balance sheet. फिलहाल अभी हम revised balance sheet पे काम नहीं करेंगे. Under each of the following cases separately. Ahmed sold his entire interest to Asad for rupees 1,50,000. अब ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात. अहमद का जो अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें तो वो थी 1,25,000. क्योंकि अली पहला है तो अली की इन्वेस्टमेंट हो गई 1 लाख, अहमद दूसरा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई 125. लेकिन रिटायरमेंट के वक्त हमने जो असद को पेमेंट की है वो हमने की है 1,50,000. और ये पेमेंट कंपनी से नहीं हुई है, ये पेमेंट हुई है अहमद की तरफ से, क्योंकि उसने अपना जो कैपिटल है वो अहमद को बेचा है. अब हम एंट्रीज जो बना रहे हैं वो कंपनी के लिए बना रहे हैं. कंपनी में उसका कैपिटल रजिस्टर्ड था 125, वो बिजनेस से छोड़ के चला गया, तो कंपनी से जो उसका कैपिटल डिक्रीज होगा वो सिर्फ 125 होगा. अब अहमद से उसने पर्सनली कितना पैसा लिया है ये बात कंपनी की जो डोमेन है उससे बाहर है कि जनाब वो अपना अहमद का कैपिटल जो है वो 15,000 में बेचे, 15 लाख में बेचे, 1.5 लाख में बेचे, इससे कंपनी का कोई डोमेन में बात नहीं आती. कंपनी के डोमेन में बात यह है कि जनाब अहमद जिसका कैपिटल 1,25,000 था, अब वो बिजनेस का हिस्सा नहीं रहा, वो बिजनेस छोड़ के चला गया और उसको उसका कैपिटल रिटर्न कर दिया गया. इसका मतलब ये हुआ कि हम रिटायरमेंट के वक्त सिर्फ कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे जो उसका ओरिजिनल कैपिटल है. कितने में बेचा, कितने में खरीदा, ये हमारी रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है. अहमद ने कैपिटल बेचा और असद ने कैपिटल खरीद लिया, तो कंपनी के अंदर अहमद का कैपिटल रिड्यूस हो गया और असद का कैपिटल इंक्रीज हो गया. तो कैपिटल की नेचर अगर आपको याद हो तो इक्विटी अकाउंट होता है. इक्विटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है और कम होती है, कैपिटल जब कम होता है तो डेबिट में रिकॉर्ड होता है. तो इट मींस दैट कि अहमद अपना कैपिटल बेच रहा है तो कैपिटल ऑफ अहमद को हमने डेबिट करके रिड्यूस कर दिया और 1,25,000 से उसने बेचा था तो 1,25,000 की अमाउंट आ गई. हमने 150 को रिकॉर्ड नहीं किया. कंफ्यूज करने के लिए जरूर आपको वो सेलिंग प्राइस देगा, लेकिन आपने जो है वो सिर्फ कैपिटल पे फोकस करना है. सिमिलरली कैपिटल ऑफ असद क्रेडिट हो जाएगा 1,25,000 से. तो अहमद का कैपिटल आपने इंक्रीज कर दिया 1,25,000 से, डिक्रीज कर दिया 125,000 से, और असद का कैपिटल आपने 125 से इंक्रीज कर दिया और आपने नरेशन दे दी टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ अहमद. अब आप देखें, गौर करें, यहाँ पर 1,50,000 का कहीं कोई जिक्र नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली 1,50,000 उनकी पर्सनल डीलिंग थी. पर्सनल डीलिंग का कंपनी के अंदर कोई लेना देना नहीं होता. आइए इसका दूसरा केस करते हैं. अहमद इज टू रिसीव कैश. अब कंपनी की तरफ से अहमद को कैश पे किया जा रहा है 50,000. अब आप कहेंगे जनाब कि इनकी इन्वेस्टमेंट तो 1,25,000 थी, तो 1,25,000 में से फिलहाल अभी हमने इनको जो है 50,000 रुपए कैश दे दिए एंड इशू अ 3 मंथ नोट फॉर द बैलेंस. और बाकी जो 75,000 रह गए उसके लिए हमने एक प्रॉमिसरी नोट इशू कर दिया कि जनाब ये पैसे आपको 3 महीने के बाद मिल जाएंगे. तो इट मींस दैट कि अब आपने एक लायबिलिटी अकाउंट भी कंपनी के ऊपर जनरेट करना है. आइए जरा इसकी एंट्री देखते हैं. कैपिटल ऑफ अहमद क्योंकि कंपनी में जा रहा है, चाहे अहमद छोड़ के, तो डेफिनेटली कैपिटल ऑफ अहमद डेबिट हो जाएगा 1,25,000 से. फिलहाल जो उसको कैश की पेमेंट हुई है दैट इज 50,000 और हमारे ऊपर एक लायबिलिटी जनरेट हो गई है कंपनी के ऊपर जो उसने अहमद को पे करनी है. तो नोट्स पेबल टू अहमद इज 75,000. इसके बाद आपने जो है वो इसकी एंट्री कंप्लीट कर ली. तो रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ अहमद. आई होप कि ये दोनों केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे. इसकी एक प्रैक्टिस और कराता हूं जल्दी से एंड देन उसके बाद फिर आज का होमवर्क. केस 3 देखिए. अहमद सोल्ड 30% इंटरेस्ट टू अली एंड रिमेनिंग टू असद. हर केस सेपरेट केस है, हर केस डिफरेंट तरीके से होगा. एक केस कंप्लीट होगा, हम सवाल में दोबारा उसी वैल्यूज पे मूव कर जाएंगे. एंड असद एट ₹12,000 एंड 20,000. सो इट मींस दैट यहां पर अगर आप देखें तो कैपिटल ऑफ अहमद डेबिट हुआ 125 से, इसमें से उसने 30% इंटरेस्ट अली को दिया था. 125 का 30% हो जाएगा 37,500 और इसी तरह से असद का कैपिटल हो जाएगा जो 70% था दैट इज 87,500. टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ अहमद. लास्ट केस करते हैं. अहमद इज टू रिसीव 1/5 ऑफ अमाउंट इन कैश एंड फॉर रिमेनिंग इश्यू ऑफ 5 मंथ नोट 10% प्रॉमिसरी नोट. अब 10% इसका इंटरेस्ट रेट है, हमें इसका कुछ नहीं करना. जब हम एंट्री बनाएंगे तो सिर्फ नोट्स पेबल के आगे उसका इंटरेस्ट रेट लिख देंगे दैट इज 1 लाख. 25,000 हमने कैश दे दिया एंड 1 लाख का जो है वो हमने नोट पेबल बना दिया. तो दैट विल बी द केस नंबर 1. आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. अगर आपको ये क्लियर हो गई है तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने एज अ होमवर्क करना है और इसको प्रैक्टिस करिएगा. नहीं हुई तो वीडियो को शुरू से देखिए और फिर दोबारा आके जो है उसको होमवर्क करिए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.